तो क्या कभी सोचा है कि 140 करोड़ लोगों के इतने बड़े देश को आखिर चलाता कौन है? आज हम सब मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे भारत के उन सबसे शक्तिशाली चेहरों के बारे में जिनके हाथों में देश की कमान है। देखिए, सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए फिर आज भारत की सत्ता के इस पूरे ताने बाने को एक एक करके परत दर परत खोलकर समझते हैं। अच्छा, हमारी इस पूरी पड़ताल का जो आधार है वो है मैनली आईक्यू एजुकेशन की 2026 के प्रमुख पदाधिकारियों की लिस्ट। ये लिस्ट हमें एक बहुत ही साफ तस्वीर देती है कि आज के भारत में जो बड़े बड़े फैसले लेने वाली कुर्सियां हैं उन पर कौन बैठा है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, देश को कोई एक अकेला इंसान नहीं चलाता। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी टीम की तरह काम करता है, जहां अलग अलग खिलाड़ी हैं, मतलब नेता हैं, संस्थाएं हैं, जो सब मिलकर काम करते हैं। और यही हमारे लोकतंत्र के अलग अलग मजबूत स्तंभों की नींव है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम टॉप से। बात करते हैं उन तीन बड़ी शक्तियों की जो मिलकर देश की दिशा तय करती हैं। मतलब वो जो कानून बनाते हैं, वो जो कानून लागू करते हैं और वो जो न्याय करते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं देश के 4 सबसे बड़े पद। सबसे पहले राष्ट्रपति, जो पूरे देश की पहचान है। फिर आते हैं उपराष्ट्रपति। उनके बाद सरकार के मुखिया यानी हमारे प्रधानमंत्री। और फिर न्याय के सबसे ऊंचे पद पर बैठे मुख्य न्यायाधीश। कह सकते हैं कि यही वो 4 मुख्य स्तंभ हैं जिन पर हमारे देश का पूरा ढांचा टिका हुआ है। अब जरा संसद की तरफ चलते हैं, वो जगह जहां देश के कानून बनते हैं। यहां पर ना सत्ता और विपक्ष के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन हैं जो सदन को चलाते हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हैं जो सरकार के हर काम पर पैनी नजर रखते हैं। और सच कहूं तो यही तो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उन लोगों पर जो देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। ये वो लोग हैं जिनके फैसलों का सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। जी हाँ, इन्हें हम देश के आर्थिक चाणक्य कह सकते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर, जो ये तय करते हैं कि ब्याज दरें ऊपर जाएंगी या नीचे। एसबीआई और नाबार्ड के चेयरमैन, जो देश की बैंकिंग और खेती से जुड़ी आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। और हाँ, वित्त सचिव, जिनके पास एक तरह से सरकारी खजाने की चाबी होती है। अब जब देश की आर्थिक प्लानिंग की बात हो रही है तो नीति आयोग का जिक्र करना तो बनता है। ये असल में भारत सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक है। इसका काम है देश के लिए लंबी अवधि की नीतियां और योजनाएं तैयार करना, ताकि विकास सही दिशा में हो। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि देश की पॉलिसी बनाने में प्रधानमंत्री खुद सीधे तौर पर शामिल होते हैं, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं। उनकी टीम में एक उपाध्यक्ष और एक सीईओ भी होते हैं, जिनका काम इन सारी योजनाओं को जमीनी हकीकत में बदलना होता है। अच्छा, इकोनॉमी से हटकर अब बात करते हैं देश की सुरक्षा की। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर हमारी सीमाओं की हिफाजत से लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा तक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये हैं हमारी सेनाओं के 3 सर्वोच्च सेनापति। जमीन पर देश की रक्षा करने वाली थल सेना, समंदर की निगरानी करने वाली नौसेना और आसमान के प्रहरी हमारी वायुसेना। इन तीनों के प्रमुख। इन्हीं की वजह से हम सब चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन देखिए, सुरक्षा का मतलब सिर्फ सरहदों की रक्षा करना नहीं होता। जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो देश की पूरी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देश के अंदर बड़े मामलों की जांच करती है, और डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार तैयार करती है। ये सब मिलकर ही देश का एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए सिर्फ सरकार का होना ही काफी नहीं है। कुछ ऐसी आजाद संस्थाओं का होना भी जरूरी है जो सरकार पर नजर रख सकें। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो सिस्टम में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने का काम करते हैं। ये जो पद हैं, ये लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं। जैसे कि अटॉर्नी जनरल, जो सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। फिर आते हैं केजी यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिनका काम सरकारी खर्चों का ऑडिट करना है। मतलब ये देखना कि पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं। और फिर हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जिनकी जिम्मेदारी देश में निष्पक्ष और आजाद चुनाव करवाना है। इसी लिस्ट में आगे हैं यूपीएससी
यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, जो देश के लिए IAS, IPS जैसे अफसरों का चुनाव करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो हमारे इंसानी हकों की रखवाली करता है। और मुख्य सूचना आयुक्त, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी कामकाज से जुड़ी जानकारी आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर यानी ग्लोबल स्टेज पर भारत का चेहरा कौन है और कौन हमारी आवाज को बुलंद करता है। देखिए, दुनिया भर में भारत की आवाज को पहुंचाने का काम करते हैं हमारे विदेश सचिव। और ये भी कितनी बड़ी बात है कि आज अजय पाल सिंह बंगा जैसे भारतीय मूल के लोग वर्ल्ड बैंक जैसे दुनिया के सबसे बड़े संस्थानों को लीड कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि दुनिया में भारत का कद कितना बढ़ रहा है। साथ ही यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े मंचों पर भी भारत का रोल लगातार और अहम होता जा रहा है। तो जैसा कि हमने अब तक देखा, देश को चलाना वाकई एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ नेटवर्क है। ये एक ऐसा ताना बाना है जिसमें राष्ट्रीय शासन से लेकर दुनिया पर पड़ने वाले असर तक हर एक भूमिका, हर एक पद एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, देश चलाना कोई एक इंसान का काम नहीं, ये एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट है। दूसरी, पावर किसी एक जगह पर नहीं है, बल्कि ये सरकार, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा जैसे अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई है। तीसरी, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए आज़ाद निगरानी संस्थाएं बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और चौथी, आज के दौर में लीडरशिप सिर्फ देश चलाने तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। मशहूर बास्केटबॉल कोच फिल जैक्सन की एक बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। टीम की असली ताकत उसका हर एक सदस्य है और हर सदस्य की ताकत उसकी टीम है। देश की तरक्की भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि इन सभी लीडर्स के एक साथ मिलकर काम करने पर निर्भर करती है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी भूमिका, कौन सा पद आने वाले भारत का भविष्य तय करने में सबसे ज्यादा अहम होने वाला है? इस पर सोचिएगा जरूर।